किस्से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी बादशाहत का खात्मा। टेलीफोन की घंटी बजी। वो पास ही बैठा था। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो, 44457। दूसरी तरफ से पतली सी निस्वानी आवाज आई, सॉरी। उसने रिसीवर रख दिया और किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। वो ये किताब तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था। इसलिए नहीं कि उस किताब में कोई खास बात थी। उस दफ्तर में जो वीरान पड़ा था, बस वही एक किताब मौजूद थी और उसके औराक करम खुर्दा थे। वो दफ्तर एक हफ्ते से उसकी तहवील में था। उस दफ्तर का मालिक उसका दोस्त था और एक बड़ी रकम कर्ज लेने के लिए किसी और शहर गया हुआ था। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो आर्जी तौर पर फुटपाथ से उस दफ्तर में मुत्किल हो गया था और एक हफ्ते में उस दफ्तर की उस इकलौती किताब को तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था। दफ्तर में वो अकेला पड़ा रहता। नौकरी से उसे नफरत थी। अगर वो चाहता तो उसे किसी भी फिल्म कंपनी में कोई न कोई मुलाजमत मिल सकती थी, मगर वो गुलामी नहीं चाहता था। वो निहायत ही बेजरर और मुखलिस आदमी था, इसलिए उसके दोस्त यार उसके रोज़मर्रा के इखराजात का बंदोबस्त कर देते थे। उसके इखराजात बहुत ही कम थे। सुबह तो चाय की एक प्याली और 2 टोस्ट, बाद दोपहर 2 फुलके और थोड़ा सा सालन, सारे दिन में एक पैकेट सिगरेट, बस सिर्फ इतना कुछ। उसका कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं था। बेहद खामोशी पसंद था। जफाकस था। कई कई दिन फाकों से रह सकता था। उसके मुत्तलिक उसके दोस्त और कुछ नहीं तो इतना ज़रूर जानते थे कि वो बचपन ही में अपना घर बार छोड़ छाड़ के निकल आया था और एक मुद्दत से बम्बई के फुटपाथों पर आबाद था। जिंदगी में उसको सिर्फ एक चीज़ की हसरत थी, औरत की मोहब्बत की। वो कहा करता, अगर मुझे किसी औरत की मोहब्बत मिल गई तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसके दोस्त उससे कहते, काम तो तुम फिर भी ना करोगे। वो आह भर कर जवाब देता, काम? मैं मजस्सम काम बन जाऊंगा। दोस्त कहते, तो शुरू कर दो किसी से इश्क। वो जवाब देता, नहीं, मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो मर्द की तरफ से शुरू हो। उसने सामने दीवार पर क्लॉक की तरफ देखा। खाने का वक्त करीब आ रहा था। वो बाहर जाने के बारे में सोच ही रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से पतली सी आवाज़ आई, 44457। उसने जवाब दिया, जी हाँ। निस्वानी आवाज़ ने पूछा, आप कौन हैं? मनमोहन, फरमाइए। दूसरी तरफ से जब आवाज़ ना आई तो उसने पूछा, फरमाइए, किससे बात करना चाहती हैं आप? आवाज़ ने जवाब दिया, आपसे। उसने ज़रा हैरत से पूछा, मुझसे? जी हाँ, आपसे। क्या आपको कोई एतराज़ है? वो सिटपटा सा गया, जी, जी नहीं। आवाज़ मुस्कुराई, आपने अपना नाम मदन मोहन बताया था। जी नहीं, मनमोहन, मनमोहन। चंद लम्हात खामोशी में गुजर गए तो उसने कहा, आप बातें करना चाहती थी मुझसे? आवाज आई, जी। तो कीजिए। थोड़े वक्फे के बाद आवाज आई, समझ में नहीं आता क्या बात करूं। आप ही शुरू कीजिए ना कोई बात। बहुत बेहतर। ये कहकर उसने थोड़ी देर सोचा। नाम अपना बता चुका हूं। आरजी तौर पर मेरा ठिकाना ये दफ्तर है। पहले फुटपाथ पर सोता था। अब एक हफ्ते से इस दफ्तर की बड़ी मेज पर सोता हूं। आवाज मुस्कुराई, फुटपाथ पर आप मसहरी लगाकर सोते थे? वो हंसा, इससे पहले कि मैं आपसे मजीद गुफ्तगू करूं, मैं ये बात वाजह कर देना चाहता हूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। फुटपाथों पर सोते हुए मुझे एक जमाना हो गया है। ये दफ्तर तकरीबन एक हफ्ते से मेरे कब्जे में है और आजकल मैं ऐश कर रहा हूँ। आवाज़ फिर मुस्कुराई, कैसा ऐश? उसने जवाब दिया, एक किताब मिल गई थी इस दफ्तर में, आखिरी औराक, गुम है। फिर भी 20 मरतबा पढ़ चुका हूँ।
सालिम किताब कभी हाथ लग गई तो मालूम होगा कि हीरो और हीरोइन के इश्क का अंजाम क्या हुआ। आवाज हंसी। आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। उसने तकल्लुफ से कहा। आपकी जर्रा नवाजी है। आवाज ने थोड़े तवक्कुफ के बाद पूछा। आपका शगल क्या है? शगल? मेरा मतलब है आप करते क्या हैं? क्या करता हूँ? कुछ भी नहीं। एक बेकार इंसान क्या कर सकता है? बस सारा दिन तस्लीमाता। आवाज ने पूछा। ये जिंदगी आपको अच्छी लगती है? ठहरिए। वो सोचने लगा। बात दरअसल ये है कि मैंने इस बारे में कभी गौर ही नहीं किया। अब आपने पूछा है तो मैं भी अपने आप से पूछ रहा हूँ। ये जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है? कोई जवाब मिला? थोड़े वक्फे के बाद उसने पूछा। जी नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी ज़िंदगी मुझे अच्छी ही लगती होगी। जभी तो एक अरसे से बसर कर रहा हूँ। आवाज़ फिर हंसी। उसने कहा। आपकी हंसी बड़ी मुतरन्निम है। आवाज़ शर्मा गई। शुक्रिया। और सिलसिलाए गुफ्तगू मुनक्ता हो गया। वो थोड़ी देर रिसीवर हाथ में लिए खड़ा रहा। फिर उसने मुस्कुराकर रिसीवर रख दिया और दफ्तर बंद करके बाजार की तरफ निकल गया। दूसरे रोज सुबह 8 बजे टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। वो दफ्तर की बड़ी मेज पर सो रहा था। जमाया लेते हुए उसने रिसीवर उठाया और कहा। हेलो। 44457। दूसरी तरफ से आवाज आई। आदाब अर्ज मनमोहन साहब। आदाब अर्ज। वो एकदम चौंका। ओ आप। आदाब अर्ज तस्लीमा। आवाज आई। आप गालिबन सो रहे थे? जी हाँ। यहाँ आकर मेरी आदत कुछ बिगड़ सी गई है। वापस फुटपाथ पर जाऊंगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आवाज आई। क्यों? वहाँ सुबह 5 बजे से पहले पहले उठना पड़ता है। आवाज हंसी। उसने पूछा। कल आपने एकदम फोन बंद कर दिया। आवाज शर्मा गई। आपने मेरी हंसी की तारीफ क्यों की थी? उसने कहा। वाह साहब, ये भी अजीब बात कही आपने। कोई चीज़ खूबसूरत हो तो उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये शर्त आप मुझ पर आयद नहीं कर सकती। मैंने आज तक कोई शर्त अपने ऊपर आयद नहीं होने दी। आप हंसेंगी तो मैं ज़रूर तारीफ करूँगा। आप तारीफ करेंगे तो मैं फ़ोन बंद कर दूंगी। बड़े शौक से। आपको मेरी नाराज़गी का कोई ख्याल नहीं? पहली बात, मैं आपको नाराज़ करना नहीं चाहता। दूसरी बात, अगर मैं आपकी हंसी की तारीफ न करूं तो मेरा जौक मुझसे नाराज़ हो जाएगा। और मेरा जौक मुझे बहुत अजीज़ है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई। माफ़ कीजिएगा, मैं मुलाजमा से कुछ कह रही थी। तो आपका ज़ौक आपको बहुत अजीज़ है। हाँ, ये तो बताइए, आपको शौक किस चीज़ का है? क्या मतलब? यानी कोई शगल, कोई काम, मेरा मतलब कि आपको आता क्या है? वो हंसा। मुझे कोई काम नहीं आता। बस फोटोग्राफी का थोड़ा सा शौक है। बहुत अच्छा शौक है। इस शौक की अच्छाई या बुराई के बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं। आवाज ने पूछा। कैमरा तो आपके पास बहुत अच्छा होगा। वो हंसा। मेरे पास अपना कोई कैमरा नहीं। दोस्तों से मांग कर शौक पूरे कर लेता हूँ। हाँ, एक कैमरा मेरी नज़र में है। अगर मैंने कभी कुछ कमाया तो खरीदूंगा। कौन सा कैमरा? उसने जवाब दिया। एग्जैक्टा रिफ्लेक्स कैमरा है। मुझे पसंद है। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर उधर से आवाज आई। मैं कुछ सोच रही थी। उसने पूछा। क्या सोच रही थी आप? आपने मेरा नाम पूछा न टेलीफोन नंबर दरियाफ्त किया। मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। क्यों? नाम आपका कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको मेरा फ़ोन नंबर मालूम है। बस ठीक है। हाँ, अगर आप चाहेंगी कि मैं आपको फ़ोन करूं, तो अपना नाम और नंबर बता दीजिएगा। मैं नहीं बताऊंगी। वाह साहब, ये भी खूब रही। जब मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं तो बताने या न बताने का सवाल ही कहाँ पैदा होगा। आवाज़ मुस्कुराई। आप अजीबो गरीब आदमी हैं। वो मुस्कुराया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आदमी हूँ। चंद सेकंड खामोशी रही। उसने कहा। आप फिर सोचने लगी? जी हाँ,
कोई और बात सोच रही थी। तो फ़ोन बंद कर दीजिए, फिर सही। आवाज़ किसी कदर तीखी हो गई। आप बहुत रूखे आदमी हैं। फ़ोन बंद कर दीजिए। लीजिए, बंद करती हूँ। उसने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराने लगा। आधे घंटे के बाद जब वो मुंह हाथ धोकर कपड़े पहनकर बाहर निकलने वाला था कि टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया और कहा, 44457। आवाज़ आई, मिस्टर मनमोहन। उसने जवाब दिया, जी हाँ, मनमोहन, इरशाद। आवाज़ मुस्कुराई, इरशाद, ये है कि मेरी नाराज़गी दूर हो गई है। उसने बड़ी सिगुफ्ती से कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई है। नाश्ता करते हुए मुझे ख्याल आया कि आपके साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए। हाँ, आपने नाश्ता कर लिया? जी नहीं, बस ऐसे ही बाहर निकलने वाला था कि आपका फ़ोन आ गया। ओह, तो आप जाइए। जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, कोई काम ही नहीं, और आज मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। आज मैं नाश्ता नहीं करूँगा। आपकी बातें, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मेरा मतलब, क्या ऐसी बातें करने से आपका दुख कम हो जाता है? उसने एक लम्हे के लिए सोचा। जी नहीं, मुझे इल्म नहीं। अगर मेरा कोई दुख दर्द है तो मैं उसका आदी हो चुका हूँ। आवाज़ ने पूछा, मैं आपको कुछ रुपए भेज दूँ? उसने जवाब दीजिए, भेज दीजिए, मेरे फाइनेंसरों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। आपकी मर्जी। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। बेहतर। उसने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराता हुआ दफ्तर से निकल गया। रात को 10 बजे के करीब वो वापस आया और कपड़े बदलकर मेज पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद उसने हाथ बढ़ाकर 20 मरतबा पड़ी हुई किताब उठाई और पढ़ने लगा। फिर पढ़ते पढ़ते सोचने लगा, वो कौन है जो उसे फ़ोन करती है? आवाज़ से पता चलता है कि जवान है, हंसी बहुत ही मुतरन्निम है। गुफ्तगू से जाहिर होता है कि तालीम याफ्ता और मुहज्जब है। बहुत देर तक वो सोचता रहा। इधर क्लार्क ने 11 बजाए, उधर टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही आवाज़ आई, मिस्टर मनमोहन। जी हाँ, मनमोहन, इरशाद। इरशाद ये है कि मैंने आज दिन में कई मर्तबा रिंग किया। आप कहाँ गायब थे? साहब, बेकार आदमी हूँ, लेकिन फिर भी काम पर जाता हूँ। किस काम पर? आवारागर्दी एक बड़ा काम है। इस बड़े काम से कब लौटे? 10 बजे के करीब। तब से क्या कर रहे थे? मेज पर लेटे लेटे आपकी आवाज़ से आपकी तस्वीर बना रहा था। बन गई मेरी तस्वीर? जी नहीं, अभी नहीं। मेरी तस्वीर बनाने की कोशिश न कीजिए, आपको मायूसी होगी। मैं बड़ी बदसूरत हूँ। माफ़ कीजिएगा, आप गलत फरमा रही हैं, और अगर आप वाकई बदसूरत हैं तो फ़ोन बंद कर दीजिए। बदसूरती से मुझे नफ़रत है। आवाज़ मुस्कुराई, ऐसा है तो चलिए, मैं खूबसूरत हूँ। मैं आपके दिल में नफ़रत पैदा करना नहीं चाहती। ज़रा खामोशी रही। उसने पूछा, कुछ सोचने लगी? आवाज़ चौंकी। जी नहीं, मैं आपसे पूछने वाली थी कि। उसने आवाज़ काट दी। पहले सोच लीजिए अच्छी तरह की। आवाज़ हंस पड़ी। आपको गज़ल सुनाऊं? ज़रूर, ज़रा ठहरिए। पहले उसने आवाज़ को गला साफ करते सुना, फिर उसको गालिब की गज़ल सुनाई दी। नुक्ताची है गमे दिल। धुन वही सहगल वाली थी। आवाज़ में दर्द और खुलूस था। जब गज़ल ख़त्म हुई तो उसने दाद दी, बहुत खूब, जिंदा रहो। आवाज़ शर्मा गई, शुक्रिया। टेलीफोन बंद हो गया। उसके दिलो दिमाग में सारी रात गालिब की गज़ल गूंजती रही। सुबह वो जल्दी उठा और फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 2.5 घंटे वो कुर्सी पर बैठा रहा, मगर टेलीफोन की घंटी न बजी। उसने एक अजीब सी तलखी अपने हलक में महसूस की। कुर्सी से उठकर वो कमरे में टहलने लगा। फिर वो मेज पर चला गया। वो थोड़ी देर के बाद उसने उस किताब की वर्क गिरदानी शुरू कर दी, जिसको वो मुत्तदिद बार पढ़ चुका था। लेटे लेटे वर्क गिरदानी करते करते शाम हो गई।
तकरीबन 7 बजे टेलीफोन की घंटी थी। उसने रिसीवर उठाया और तेजी से पूछा, कौन है? वही आवाज़ आई, मैं। इतनी देर तुम कहाँ थी? उसका लहजा तेज रहा। आवाज़ लर्जी, क्यों? मैं सुबह से यहाँ झक मार रहा हूँ। नाश्ता किया है ना खाना खाया है, हालांकि मेरे पास पैसे मौजूद हैं। आवाज़ आई, जब मेरी मर्जी होगी फ़ोन करूँगी। आप? उसने बात काट कर कहा, देखो जी, ये सिलसिला बंद कर दो। फ़ोन करना है तो एक वक्त मुकर्रर कर लो, मुझसे इंतज़ार बर्दाश्त नहीं होता। आवाज़ मुस्कुराई, आज की माफ़ी चाहती हूँ, कल से बाकायदा सुबह और शाम फ़ोन किया करूँगी आपको। हाँ, ये ठीक है। आवाज़ हंसी, मुझे मालूम नहीं था आप इस कदर बिगड़े दिल हैं। वो मुस्कुराया, माफ़ करना, इंतज़ार से मुझे बहुत कोफ्त होती है, और जब मुझे किसी बात से कोफ्त होती है तो मैं अपने आप को सज़ा देना शुरू कर देता हूँ। वो कैसे? अब देखो ना, सुबह तुम्हारा फ़ोन ना आया, चाहिए तो ये था कि मैं चला जाता, लेकिन मैं दिन भर बैठा अंदर ही अंदर कुढ़ता रहा, न कुछ खाया न कुछ पिया। बचपना है साफ। आवाज़ डूब सी गई। काश मुझसे ये गलती न हुई होती। मैंने कसदन सुबह फ़ोन नहीं किया था। क्यों? ये मालूम करने के लिए कि आप इंतज़ार करेंगे या नहीं। वो हंसा, बहुत शरीर हो तुम। अच्छा, अब फ़ोन बंद कर दो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। कब तक लौटिएगा? आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद जब वो खाना खाकर लौटा तो टेलीफोन की घंटी बजी। देर तक बातें होती रहीं। फिर आवाज़ ने गालिब की एक गज़ल सुनाई। उसने दिल से दाद दी। फिर टेलीफोन बंद कर दिया गया। वो हर रोज़ सुबह शाम उसको फ़ोन आता। घंटी की आवाज़ सुनते ही वो टेलीफोन की तरफ लपकता। बाज़ औक़ात घंटों बातें जारी रहती। इस दौरान में उसने न आवाज़ से उसका फ़ोन नंबर पूछा, न उसका नाम। शुरू शुरू में उसने आवाज़ ही की मदद से अपने तख़य्युल के पर्दे पर आवाज़ की तस्वीर खींचने की कोशिश की थी, मगर अब वो आवाज़ ही से मुतमईन हो गया था। उसके लिए आवाज़ ही शक्ल थी, आवाज़ ही सूरत थी, आवाज़ ही जिस्म था, आवाज़ ही रूह थी। एक दिन आवाज़ ने पूछा, तुम मेरा नाम क्यों नहीं पूछते? उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा नाम आवाज़ है। आवाज़ हंसी, और जो बहुत मुतरन्निम है। उसने कहा, इसमें क्या शक है? एक दिन आवाज़ ने बड़ा टेढ़ा सवाल किया, मोहन, तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की है? उसने जवाब दिया, नहीं। क्यों? वो एकदम उदास हो गया। इस क्यों का जवाब चंद लफ्ज़ों में नहीं दिया जा सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी का सारा मलबा उठाना पड़ेगा, और अगर कोई जवाब न मिला तो बड़ी कोफ्त होगी, और कोफ्त होगी तो छोड़ो, जाने दो। टेलीफोन से रिश्ता कायम हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका था। बिला नागा दिन में 2 मरतबा उसको फ़ोन आता। फिर उसको अपने दोस्त का खत मिला कि कर्ज का बंदोबस्त हो गया है और वो किसी भी दिन बम्बई पहुंच सकता है। दोस्त का खत पढ़कर वो अफसुर्दा हो गया। टेलीफोन की घंटी बजी तो उसने रिसीवर उठाकर कहा, सुनो, मेरी बादशाहत की ज़िंदगी अब चंद दिन और है। आवाज़ आई, क्यों? उसने जवाब दिया, मेरा दोस्त किसी भी दिन पहुंच सकता है। उसका खत आया है, दफ्तर आबाद हो जाएगा, और तुम्हारे किसी और दोस्त के घर में टेलीफोन नहीं है? कई दोस्तों के घर में टेलीफोन है, मगर मैं तुम्हें उनका नंबर नहीं दे सकता। क्यों? मैं नहीं चाहता ये आवाज़ कोई और सुने। वजह? मैं बहुत हासिद हूँ। आवाज़ मुस्कुराई, ये तो बड़ी मुसीबत हुई। बोलो, अब क्या किया जाए? अच्छा, जिस दिन तुम्हारी बादशाहत खत्म होगी उस दिन मैं तुम्हें अपना नंबर बता दूंगी। हाँ, ये ठीक है। उसकी सारी अफसुर्दगी दूर हो गई। वो उस दिन का इंतज़ार करने लगा जब उसका दोस्त लौट आए और उसकी बादशाहत खत्म हो। उसने न चाहते हुए भी आवाज़ ही की मदद से अपने तख़य्युल के पर्दे पर आवाज़ की तस्वीर खींचने की कोशिश की। कई तस्वीरें बनी, मगर वो मुतमईन न हुआ। उसने सोचा, चंद दिनों ही की बात है, फ़ोन नंबर मिल जाएगा तो पता भी मिल जाएगा, फिर मैं उसको देख भी सकूंगा। सोचते ही उसका दिलो दिमाग सुन्न हो गया। मेरी ज़िंदगी का वो लम्हा कितना बड़ा लम्हा होगा।
अगले रोज सुबह जब टेलीफोन की घंटी बजी तो उसने कहा, एक बात कहूँ, तुम्हें देखने का इश्तियाक पैदा हो गया है। क्यों? तुमने कहा था ना कि मेरी बादशाहत के आखिरी दिन तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर बता दोगी। हाँ, कहा था। इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारा एड्रेस भी मिल जाएगा और मैं तुम्हें देख भी सकूंगा। मोहन, तुम जब चाहो मुझे देख सकते हो, चाहो तो आज ही देख लो। नहीं नहीं, फिर कुछ सोचकर उसने कहा, मैं जरा अच्छे लिबास में तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज ही एक दोस्त से कहूँगा कि वो मुझे एक सूट दिल सिलवा दे। आवाज़ हंस पड़ी। बिल्कुल बच्चे हो तुम। सुनो, जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। उसने जज्बाती अंदाज में कहा, तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर और क्या तोहफा हो सकता है? मैंने तुम्हारे लिए एग्जैक्टा कैमरा खरीद लिया है। ओह, लेकिन इस शर्त पर दूंगी कि तुम पहला फोटो मेरा उतारोगे। वो मुस्कुराया। इस शर्त का फैसला मुलाकात पर करूंगा। थोड़ी देर और गुफ्तगू हुई। फिर उधर से आवाज़ आई, मैं आज शाम, कल और परसों तुम्हें फ़ोन न कर सकूंगी। उसने तशवीश भरे लहजे में पूछा, क्यों? मुझे अपने अजीज़ों के साथ कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। 2 दिन की इस गैर हाजिरी के लिए मुझे माफ़ कर देना। रिसीवर रखने के बाद उससे उठा न गया। तमाम दिन वो दफ्तर से बाहर न निकला और रात भर बेचैन रहा। दूसरे दिन सुबह जूं तूं उठा और उसने हरारत महसूस की। उसने सोचा, उसका इज़्म हिलाल शायद इसी वजह से है कि आज फ़ोन नहीं आएगा, या शायद इस वजह से है कि कहीं उसका दोस्त ना आ जाए। दोपहर तक हरारत तेज हो गई। बदन तपने लगा और उसकी आंखों के शरारे फूटने लगे। वो मेज पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद प्यास उसे बार बार सताने लगी। वो उठता, नल से मुंह लगाकर पानी पीता और फिर लेट जाता। शाम के करीब उसे अपने सीने पर बोझ सा महसूस होने लगा। सुबह हुई तो वह बिल्कुल निढाल था। सांस बड़ी मुश्किल से आ रहा था। सीने की दुखन बहुत बढ़ गई थी। कई बार उस पर हिज़्यानी कैफियत तारी हुई। बुखार की शिद्दत में उसने कई बार महसूस किया कि वो टेलीफोन पर अपनी उस महबूब आवाज़ के साथ बातें कर रहा है। शाम को उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। धुंधलाई हुई आंखों से उसने क्लॉक की तरफ देखा। उसके कानों में अजीबोगरीब आवाज़ें गूंज रही थीं। दरवाजे पीटे जा रहे थे। टेलीफोन बोल रहे थे। चारों तरफ आवाज़ें ही आवाज़ें थीं। टेलीफोन की घंटी बजी तो वो सुन न सका। जब बहुत देर तक घंटी बजती रही तो वो चौंका। लड़खड़ाता हुआ उठा और टेलीफोन तक गया। दीवार का सहारा लेकर उसने कांपते हुए हाथों से रिसीवर उठाया और खुश्क होठों पर लकड़ी सी जबान फेर कर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से वही आवाज़ आई, हेलो मोहन। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। हाँ मोहन। ज़रा ऊंचा बोलो। उसने जो कुछ कहना था उसकी हलक ही में खुश्क हो गया। आवाज़ आई, मैं जल्दी आ गई, बड़ी देर से तुम्हें रिंग कर रही थी, कहाँ थे तुम? उसका सिर घूमने लगे। परेशान आवाज़ आई, क्या हो गया है तुम्हें? वो बड़ी मुश्किल से इतना कह सका, मेरी बादशाहत, मेरी बादशाहत। उसके मुंह से खून निकला और पतली लकीर की सूरत गर्दन तक दौड़ता चला गया। आवाज़ आई, गम ना करो, मेरा नंबर नोट करो, 50314, 50314। सुबह मुझे फ़ोन करना ज़रूर। फिर टेलीफोन बंद हो गया। वो औंधे मुंह टेलीफोन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून के बुलबुले फूटने लगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी बादशाहत का खात्मा, लेखक सादत हसन मंटो। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।